Hello everyone, this is Pradeep. Welcome to the Ambitious channel. आज हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले हमने 7 चैप्टर देखे हैं और ये चैनल पर अपलोड भी किए हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम देखते हैं। सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के क्षेत्रों में भारत को कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे समझ सकेंगे। आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की भूमिका को जानेंगे। आधारिक संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा की भूमिका को समझेंगे। ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की समस्याएं और संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना के विषय में जानेंगे। अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन एक बच्चा नहीं, उसे हम कल नहीं कह सकते, उनका नाम आज है। चिली कवि गैब्रिएला मिस्ट्रल। ऐसा ही आधारिक संरचना के साथ है। परिचय। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? कृषि और बागवानी के उत्पादन में क्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समृद्ध हो गए हैं? औद्योगिक तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे क्यों है? स्वयं ईश्वर देश के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल और सफाई में कैसे प्रवीणता प्राप्त कर गया और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है? कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सारे विश्व का ध्यान क्यों आकर्षित करता है? यह सब इसलिए है कि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में बेहतर आधारिक संरचना है जिनमें वे आगे बढ़े हुए हैं। कुछ राज्यों के पास बेहतर सिंचाई सुविधाएं हैं, कुछ राज्यों में परिवहन की अच्छी सुविधाएं हैं, या वे बंदरगाह के निकट स्थित हैं, जिसमें उन्हें अपने विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। कर्नाटक में बंगलोर जैसे शहर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करते हैं। फिर आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव कराती है? आधारिक संरचना क्या है, देखते हैं। आधारिक संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज सहित देश की शैक्षणिक व्यवस्था, अस्पताल, ये सभी इसमें आते हैं आधारिक संरचना में। आधारिक संरचना की प्रासंगिकता। आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली, अस्पताल, यहाँ पर आधारिक संरचना का ये कुछ भाग रह गया है। वह स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल है। इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। कुछ लोग आधारिक संरचना को दो श्रेणियों में बांटते हैं, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संरचना आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। आधारिक संरचना की प्रासंगिकता, पॉइंट नंबर 8.3 पॉइंट। आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल कार्यप्रणाली निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी बीजों
कीटनाशक दवाइयों और खाद के तीव्र व बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर निर्भर कराती है। इसके लिए यह आधुनिक सड़कों, रेल और जहाजी सुविधाओं का उपयोग कराती है। वर्तमान समय में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कराने की आवश्यकता के कारण बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर होना पड़ता है। संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और उसकी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान कराती है। अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से बुरा असर पड़ सकता है। जलापूर्ति और सफाई में सुधार से प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों से अस्वस्थता में कमी आती है और बीमारी के होने पर भी उसकी गंभीरता कम होती है। जल, सफाई और स्वास्थ्य के बीच इस स्पष्ट संबंध के अलावा यह भी हम जानते हैं कि परिवहन और संचार की संरचनात्मक सुविधा की गुणवत्ता का प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल पर पड़ सकता है, विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण और बचाव जोखिमों का असर रुग्णता पर पड़ सकता है। आधारिक संरचना की स्थिति, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चित्र दिखाया है, बांध विकास के मंदिर। पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था, लेकिन यह पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। आजकल निजी क्षेत्र ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारिक संरचना के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। हमारी बहुसंख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का बचा-खुचा गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का आज भी उपयोग करती है। ईंधन, जल और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर-दूर तक जाना पड़ता है। 2001 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है, जबकि 43% परिवारों में आज भी मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल 24% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 76% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों से पानी पीते हैं। ग्रामीण इलाकों में केवल 20% लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त थी। सारणी 8.1 देखें। इसमें भारत में उपलब्ध कुछ आधारिक संरचना सुविधाओं की तुलना कुछ अन्य देशों में उपलब्ध सुविधा से की गई है। इधर सारणी 8.1 भारत तथा अन्य देशों में कुछ आधारिक संरचना। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है ग्रामीण क्षेत्रों का। पक्के घर के साथ स्वस्थ पेयजल अभी भी एक स्वप्न है। चीन, हांगकांग, भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, इंडोनेशिया सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में निवेश 2014 सुरक्षित पेयजल तक पहुंच परसेंटेज, उन्नत सफाई तक, मोबाइल प्रयोक्ता पर 1000 लोग, 2015 बिजली उत्पादन बिलियन किलोवाट प्रति घंटा 2013 का रिपोर्ट है। भारत में 2014 में सकल घरेलू उत्पादन 34% और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच 94%, उन्नत सफाई तक 40%, मोबाइल प्रयोक्ता पर 1000 लोगों 2015 का रिपोर्ट 69%, बिजली उत्पादन 1193 किलोवाट बिलियन किलोवाट प्रति घंटा। विश्व विकास सूचक www.worldbank.organization
कल पूंजी सृजन को दर्शाता है। यह रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह सर्वविदित है कि आधारिक संरचना विकास की नींव है, लेकिन भारत में अभी भी इनकी बहुत कमी है। भारत आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पादन का मात्र 34% निवेश कराता है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफी कम है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए भारत को आधारिक संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। किसी भी देश में आय में वृद्धि के साथ-साथ आधारिक संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती हैं और उनकी बुनियादी उपयोग के योग्य मांगों की पूर्ति होती है, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है और सेवा से संबंधित आधारिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक होता है। अंततः आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ-साथ होते हैं। काफी हद तक कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास व विस्तार पर निर्भर करती है। औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पादन, परिवहन और संचार के विकास पर निर्भर करती है। यह स्पष्ट है कि यदि आधारिक संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएंगी। इस अध्याय में हमारा ध्यान दो प्रकार की आधारिक संरचनाओं की ओर होगा, जिनका संबंध ऊर्जा और स्वास्थ्य से है। 8.5 ऊर्जा। हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन स्वरूपों में यह उपलब्ध है? किसी राष्ट्र की विकास की प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। अभी इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में उपयोग भारी स्तर पर हो रहा है। घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने और गर्म करने के लिए होती है। क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु के उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हैं? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। व्यावसायिक स्रोतों में कोयला, पेट्रोल और बिजली आते हैं, क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा, वेस्ट और सूखा गोबर आता है। ये गैर व्यावसायिक है क्योंकि ये हमें प्रकृति जंगलों में मिलते हैं। आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत पनबिजली को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक स्रोतों का पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। भारतीय परिवारों में 60% से अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर है। सौर ऊर्जा के लिए बड़ी संभावनाएं। यहाँ पर चित्र दिखाया है एक अच्छा सा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का अन्य स्रोत पवन चक्की। यहाँ पर अच्छा चित्र दिखाया है। ऊर्जा के 3 और स्रोत हैं, जिन्हें हम आमतौर पर गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। वे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में इन तीनों प्रकारों की ऊर्जाओं का उत्पादन करने की असीमित संभावना है। ऐसा तभी संभव होगा जबकि कोई मौजूदा सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए या और भी सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की जाए। व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति। भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। इसमें कोयला शामिल है, जिसका 54% का अंश सबसे अधिक है। इसमें तेल 32%, प्राकृतिक गैस 10% और जल ऊर्जा
2% शामिल है। लड़ाऊ जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर और कृषि का कूड़ा कचरा आदि गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा उपयोग का 26% से ज्यादा है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर एक सारणी दिखाई है। 8.2 व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार हिस्सेदारी की प्रवृत्तियाँ परसेंटेज में। क्षेत्र परिवार, कृषि, उद्योग, परिवहन, अन्य कुल 2014-15 में यहाँ पर दिया है 23% परिवार यूज करते हैं और कृषि को 18%, उद्योग 44%, परिवहन 2%, अन्य 13% और कुल मिलाकर 100%। CSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया है, जिसका अर्थव्यवस्था से भी संबंध है कि हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है और निकट भविष्य में इस निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होगी। सारणी 8.2 में व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रवार पद्धति की गई है। 1953-54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई है, जबकि घर, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के उपयोग में वृद्धि हो रही है। समस्त व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग में तेल और गैस का अंश सबसे अधिक है। आर्थिक विकास की तीव्र दर के साथ-साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। विद्युत ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप, जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है, में बिजली आती है। किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राय बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पादन दर से ऊंची होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि 8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पादन प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि का प्रतिवर्षी दर लगभग 12% होना चाहिए। यहाँ पर एक भारत में विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोत 2013 में क्या-क्या दिखाए है। परमाणु 2%, 70% ऊष्मीय विद्युत उत्पादन हो रहा है और जल तथा पवन ऊर्जा से 16% विद्युत उत्पादन हो रहा है और अन्य 12% से विद्युत उत्पादन हो रहा है। 2011-13 का ये रिपोर्ट है, सोर्स है इसका ये विद्युत क्षेत्र का विकास, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में 2013 में कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 70% उत्पादन तापीय स्रोतों से हुआ। जल, वायु और परमाणु स्रोतों का प्रतिशत क्रमशः 16 और 2% रहा। भारत की ऊर्जा नीति जल और वायु के ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है। क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों स्रोतों से उत्पादित बिजली में तीव्र अभिवृद्धि हुई है। बिजली की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे हैं और दीर्घकाल में यह सस्ती साबित हो सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में केवल 2.4% का अंश है, जबकि विश्व औसत 13% है। यह बहुत ही कम है। इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन परमाणु स्रोतों और कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाए, जिससे पर्यावरण और धारणीय विकास प्रभावित न हो। इस संबंध में आपकी क्या राय? विद्युत क्षेत्र की कुछ चुनौतियां भी है। क्या क्या है चुनौतियां, देखते हैं। विभिन्न पावर स्टेशन द्वारा जनित बिजली का पूरा उपभोग उपभोक्ता नहीं करते। उसके एक अंश का उपभोग पावर स्टेशन के सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। बिजली के संप्रेषण में भी उसका एक हिस्सा खत्म हो जाता है। शेष बिजली हम अपने घरों, ऑफिसों और कारखानों में प्राप्त करते हैं।
भारत के बिजली क्षेत्र के समक्ष आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं। पहली समस्या है भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता 9% की प्रतिवर्ष आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की व्यावसायिक ऊर्जा पूर्ति 7% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष मात्रा 20,000 मेगावाट नई क्षमता जोड़ा पाता है। यहाँ तक कि स्थापित क्षमता का भी अल्प उपयोग होता है क्योंकि बिजली घर उचित तरीके से नहीं चल रहे। हम्म, दूसरा पॉइंट है राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत वितरण करते हैं की हानि 500 बिलियन से ज्यादा है। इसका कारण संप्रेषण और वितरण का नुकसान, बिजली की अनुचित कीमतें और अकार्यकुशलता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का प्रमुख कारण है। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है जिससे राज्य विद्युत निगमों को और भी नुकसान होता है। बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम है। विदेश निवेश का भी यह हाल है। भारत के विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरें और लंबे समय तक बिजली गुल होने से आमतौर पर जनता में असंतोष है। भारत के थर्मल पावर स्टेशन, जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के आधार है, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार निरंतर आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि से भारत में ऊर्जा की मांग में तीव्र वृद्धि हो रही है। यह मांग वर्तमान में उत्पन्न की जा रही ऊर्जा से बहुत अधिक है। अधिक सार्वजनिक निवेश, बेहतर अनुसंधान व विकास के उपयोग, तकनीकी खोज और ऊर्जा के पुनर्नवीकृत स्रोतों से बिजली की अतिरिक्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। अतिरिक्त क्षमता वाले पावर क्षेत्र में निवेश के बावजूद सरकार पावर क्षेत्र के निजीकरण के लिए सहमत हुई है और खासकर वितरण के मामले में। देखें बॉक्स पॉइंट 8.2। यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, ये पढ़ लीजिए आप। विद्युत वितरण दिल्ली के संदर्भ में स्वतंत्रता के देखते हैं ये बॉक्स विद्युत वितरण दिल्ली के संदर्भ में। स्वतंत्रता के पश्चात राजधानी में विद्युत प्रबंधन में 4 बार परिवर्तन हुआ। 1951 में दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई। 1958 में दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम डीईएसयू बना। 1997 में प्रबंध व्यवस्था में तीसरा परिवर्तन हुआ और दिल्ली विद्युत बोर्ड बना। अब विद्युत वितरण का कार्य निजी क्षेत्र की 2 अग्रणी कंपनियां रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड तथा टाटा पावर लिमिटेड एनडीपीएल कर रही है। ये दिल्ली में लगभग 46 लाख उपभोक्ता को विद्युत पूर्ति करते हैं। बिजली की दर और अन्य विनियामक मुद्दों की देखरेख दिल्ली विद्युत विनियमन आयोग कराता है। यह आशा थी कि विद्युत वितरण में अधिक सुधार होगा और उपभोक्ताओं को कई रूपों में लाभ मिलेगा, लेकिन अनुभव बताता है कि परिणाम असंतोषजनक है। 8.3 यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, ऊर्जा बचत कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के विषय का संवर्धन। ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो के अनुसार कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सामान्य बल्बों की अपेक्षा 80% कम बिजली की खपत कराते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप 80% कम बिजली की खपत करते हैं। इंडो एशियन नामक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माता का कहना है कि 10 लाख 100 वाट बल्ब की 20 वाट की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करने से बिजली उत्पादन में 80 मेगावाट की बचत हो सकती है। बचत की यह राशि 400 करोड़ रुपया है। स्रोत नरेश मिन्नोचा की यूज कॉमन सेंस टू सॉल्व पावर क्राइसिस, तहलका 1 अक्टूबर 2005। तथा उच्च कीमतों पर विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी जिसका कुछ खास वर्गों पर बहुत बुरा असर पड़ा।
क्या आप सहमत है कि यह एक सही नीति है? स्वास्थ्य देखते हैं अब। ऊर्जा देखा हमने हमने अब पहले अभी अब स्वास्थ्य देखते हैं। स्वास्थ्य से हमारा मतलब केवल बीमारियों का न होना ही नहीं है, बल्कि यह अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी है। किसी की सुख समृद्धि का मापदंड है। स्वास्थ्य राष्ट्र की समग्र समृद्धि और विकास से जुड़ी एक पूर्ण प्रक्रिया है। यद्यपि 20वीं शताब्दी के इतिहास ने उत्कृष्ट मानव स्वास्थ्य के वैश्विक रूपांतरण को देखा है, फिर भी किसी राष्ट्र की स्वास्थ्य दशा की माप को किसी एक इकाई के रूप में परिभाषित करना कठिन है। आमतौर पर विद्वान लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तर के साथ-साथ संक्रामक और असंक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों द्वारा करते हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से किसी देश में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति सुनिश्चित होती है। हाल के वर्षों में विद्वानों का कहना है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के स्वस्थ स्वास्थ्य जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य आधारित यहाँ पर एक पिक्चर दिया है। देश के हिस्से में अभी भी स्वास्थ्य आधारित संरचना का अभाव है। संरचना में अस्पताल, डॉक्टर्स, डॉक्टर, नर्स और अन्य अर्धचिकित्साकर्मी, बेड, अस्पतालों में जरूरी उपकरण और एक सुविकसित दवा उद्योग शामिल है। यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना की मात्र उपस्थिति से ही लोग स्वस्थ हो, यह आवश्यकता नहीं। लोगों की इन सुविधाओं पर बहुत पहुंच होनी चाहिए। योजनाबद्ध विकास के आरंभ से ही नीति निर्माताओं ने जोर दिया कि कोई व्यक्ति चिकित्सा सुविधा, आरोग्य कार्य और निवारक प्राप्त करने से वंचित इसलिए न रह जाए क्योंकि वह उसकी कीमत अदा नहीं कर पाता। लेकिन क्या हम इस आदर्श को प्राप्त कर पाए हैं? इससे पहले कि हम विभिन्न आधारिक संरचनाओं पर विचार करें, आइए भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करें। स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाइयाँ तथा जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवसाय, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े, मानसिक अक्षमता और पागलपन जैसे स्वास्थ्य संबंधित गंभीर मुद्दों को निर्देशित व विनियमित करे। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियां एवं योजनाएं विकसित कराती है। वे सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निकायों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान कराती है। पिछले वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न स्तरों पर एक व्यापक स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति को विकसित किया है। गांव के स्तर पर सरकार के अनेक प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था की है। भारत में ऐसे अस्पतालों तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसीएस) की संख्या भी अधिक है, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को मेडिकल, दवा और नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षित चिकित्सा और अर्धचिकित्साकर्मी संचालित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से स्वास्थ्य सेवाएं की संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। 1951 से 2013 के बीच सरकारी अस्पतालों और दवाखानों की संख्या 9,300 से बढ़कर 45,200 हो गई और अस्पतालों तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के बेड 1.2 से 6.3 लाख हो गए। 1951 से 2013 के दौरान नर्सिंग कर्मियों की संख्या 0.8 से 23.44 लाख हो गई, जबकि एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या 0.62 से 9.2 लाख हो गई। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विस्तार से चेचक और स्नायु रोगों का उन्मूलन और पोलियो तथा कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन हो गया है।
भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण सेवाएं सरकारी अस्पताल और दवाखाना में बेड, दवाखाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर 2014-15 में सरकारी अस्पताल 19,653 है। सरकारी अस्पताल दवाखाना में बेड 7,54,724 है। दवाखाना 26,325 है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र 25,308 है। उपकेंद्र 1,53,655 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5,396 है। इसका रिपोर्ट www.cbhitghs.nic.in से दिया गया है। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना हाल के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र अपने कर्तव्य के निर्वाह में बहुत अधिक सफल नहीं हुआ है। इस बारे में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने बहुत प्रगति की है। भारत में 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्र कर रहा है। उनके पास अस्पतालों में उपलब्ध बेडों का 2/5वां हिस्सा है। लगभग 60% दवाखाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। वे 80% बहिर्रोगियों और 44% अंतर्रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल कराते हैं। पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र मेडिकल शिक्षा व प्रशिक्षण, मेडिकल प्रौद्योगिकी तथा रोग निदान अन्वेषण, दवाइयों की बिक्री। यहाँ पर भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे है उसका एग्जाम्पल दिया है। भारत की स्वास्थ्य आधारित संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं की 3 स्तरीय व्यवस्था है: प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र सुविधा में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान तथा उन्हें पहचानने, रोकने और नियंत्रित करने की विधि, खाद्य पूर्ति तथा उचित पोषण और जल की पर्याप्त पूर्ति तथा मूलभूत स्वच्छता, शिशु एवं मातृत्व देखभाल, प्रमुख संक्रामक बीमारियों और चोटों से प्रतिरोध तथा मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन और आवश्यक दवाओं का प्रावधान शामिल है। ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफ (एएनएम) पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कराता है। ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफ प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए गांवों तथा छोटे कस्बों में अस्पताल बनाए गए हैं। आमतौर पर यहाँ एक डॉक्टर, एक नर्स और सीमित मात्रा में दवाएं उपलब्ध होती है। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और उपकेंद्रों के नाम से जाना जाता है। जब एक रोगी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सुधार नहीं हो पाता तो उन्हें द्वितीयक या मध्य या उच्च श्रेणी के अस्पतालों में भेजा जाता है। जिन अस्पतालों में शल्य चिकित्सा, एक्स-रे, ECG जैसी बेहतर सुविधाएं होती है उन्हें माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं कहते हैं। वे प्राथमिक चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दोनों ही प्रदान कराते हैं। वे प्राय जिला मुख्यालय और बड़े कस्बों में होते हैं। वैसे सभी अस्पताल जहां उच्च स्तर के उपकरण और दवाइयां उपलब्ध हो और जो कि ऐसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान करे जिसकी सुविधाएं प्राथमिक या माध्यमिक अस्पतालों में हो, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में ऐसे प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं जो कि न केवल उत्तम मेडिकल शिक्षा प्रदान करते और अनुसंधान करते हैं, बल्कि वे विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान कराते हैं। इनमें से कुछ है: मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस बेंगलोर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता। स्रोत: नेशनल कमीशन ऑन मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड हेल्थ 2005।
चिकित्सा पर्यटन एक महान अवसर। आपने टेलीविजन समाचारों या समाचार पत्रों में देखा होगा कि बड़ी संख्या में विदेशी शल्य चिकित्सा, गुर्दारोपण, दंत और यहाँ तक कि सौंदर्यवर्धक देखभाल के लिए भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं में आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी हम है, हमारे पास योग्य डॉक्टर है और विदेशियों को उनके देश में ऐसी चिकित्सा के लिए लगने वाली कीमत की अपेक्षा हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं काफी सस्ती है। वर्ष 2004-5 में 1,50,000 से भी अधिक पर्यटक चिकित्सा के लिए भारत आए और इस संख्या में प्रतिवर्ष 15% वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों की यह भविष्यवाणी है कि 2012 में भारत मेडिकल पर्यटन से 1,000 अरब रुपए से अधिक की आय अर्जित कर सकता है। अधिक विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य आधारित संरचना को ऊंचा उठाया जा सकता है। अस्पताल निर्माण व मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2001-2002 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे, जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80% से अधिक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले थे, जो समय समय पर भाड़े के श्रमिकों से कम काम लेते थे। विद्वानों ने यह कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बड़े विनियमन के विकसित हुआ है। कुछ निजी चिकित्सकों का तो पंजीकरण भी नहीं हुआ है और उन्हें हम फर्जी चिकित्सक कहते हैं। समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल की अलाभकारी संस्थाएं। समुदाय एक अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का महत्वपूर्ण पक्ष है। यह इस विचार पर कार्य कराती है कि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में लगाया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में इस विधि का उपयोग पहले ही से किया जा रहा है। सेवा स्वनियोजित महिला समिति अहमदाबाद और अकॉर्ड नीलगिरी भारत में कार्य कर रही कुछ ऐसी ही गैर सरकारी संस्थाओं के उदाहरण है। व्यापार संघ ने अपने सदस्यों के लिए कुछ वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई है और आसपास के गांव के लोगों को निम्न लागत पर स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में सर्वाधिक अग्रणी और सुविख्यात पहल शाहिर अस्पताल ने की है। इस अस्पताल का निर्माण मध्य प्रदेश के दुर्ग में छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के श्रमिकों द्वारा 1983 में किया गया। वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल पहलों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण संस्थाओं ने कुछ प्रयास किए हैं। थाने, महाराष्ट्र में कबीलाई लोगों का संगठन, काश्तकारी संगठन इसका उदाहरण है। यहाँ न्यूनतम लागत पर साधारण बीमारी का गांव के स्तर पर उपचार करने के लिए महिला स्वास्थ्य श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है। अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सूचक 2014-15 सूचक दे है यहाँ पर, और यहाँ पर देशों नाम दिए भारत, चीन, अमेरिका, श्रीलंका, इसमें कंपेयर किया है। ये जारी किया है, स्रोत है इसका नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2016, चैप्टर 6, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार। 1990 के दशक से उदारीकरण उपायों के कारण अनेक प्रवासी भारतीयों और औद्योगिक तथा दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों और चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया। क्या आप सहमत हैं कि भारत के अधिकतर लोग इस प्रकार के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं? ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके? चिकित्सा की भारतीय प्रणाली कैसे देखती है? चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं: आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध,
प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय प्रणाली को आयुष भी कहते हैं। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक और होम्योपैथी। भारत वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 3,167 अस्पताल, 26,000 दवाखाने और 7 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं। लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की रूपरेखा बनाने हेतु कुछ नहीं किया गया है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में भारी संभावनाएं हैं और वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की अनेक समस्याओं का निराकरण कर सकती है, क्योंकि वे प्रभावशाली, सुरक्षित और सस्ती है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक एक मूल्यांकन। जैसा कि पहले बताया गया है कि एक देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु तथा मातृ मृत्यु दरों, जीवन प्रत्याशा व पोषण स्तरों के साथ-साथ संक्रामक व गैर संक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों के द्वारा होता है। इनमें से कुछ स्वास्थ्य सूचकों और उनकी भारत में स्थिति के बारे में जानकारी सारणी 8.4 में दी गई है। विशेषज्ञों की यह राय है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका के लिए अधिकाधिक स्थान है। उदाहरण के लिए, सारणी यह बतलाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय सकल घरेलू उत्पादन मात्र 4.7% है। यह अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। इन देशों में विकसित और विकसनशील देश दोनों आते हैं। एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 17% संख्या निवास कराती है, लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20% बोझ जीडीपी है। विश्व रोग भार जीडीपी एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ-साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या जानने के लिए कराते हैं। भारत में जीडीपी के आधे से अधिक हिस्से के अंतर्गत अतिसार, मलेरिया और क्षय रोग जैसी संक्रामक बीमारियां आती हैं। प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चे जल संक्रमित रोगों से मर जाते हैं। एड्स का खतरा भी छाया हुआ है। कुपोषण और टीके की दवा की अपर्याप्त पूर्ति के कारण प्रत्येक वर्ष 22 करोड़ बच्चे मौत के शिकार होते हैं। वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग कराती है। एक अध्ययन से पता चला कि केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की वांछित संख्या उपलब्ध है और केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त भंडार होता है। शहरी, ग्रामीण तथा धनी निर्धन विभाजन भारत की 70% जनसंख्या गांवों में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल प्राइवेट क्षेत्र सहित स्थित है। ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। सरकारी अस्पतालों में लगभग 6.3 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में केवल 30% बेड उपलब्ध है। अंततः ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध नहीं है। इससे भारत के लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति में विभेद उत्पन्न हो गया है। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल है, जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 3.6 अस्पतालों की है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एक्स-रे या खून की जांच जैसी सुविधाएं नहीं है, जबकि किसी शहरी के लिए ये बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण कराती है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षाकृत पीछे हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। ग्रामीणों को शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, संवेदनाहरण तथा प्रसूति विद्या जैसी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद कि 380 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से प्रतिवर्ष 44,000 मेडिकल
स्नातक निकले हैं। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इनमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं। अन्य निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं, जो कि अधिकांश शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले न्यूनतम लोग अपनी आय का 12% स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं, जबकि धनी लोग केवल 2% खर्च करते हैं। क्या होता है जब गरीब बीमार पड़ता है? कुछ अपनी जमीन बेचते हैं या उपचार के लिए अपने बच्चों को भूखे रखते हैं। चूंकि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे वे हमेशा के लिए ऋणग्रस्त हो जाते हैं या मौत के लिए विकल्प को चुनते हैं। महिला स्वास्थ्य। भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। पुरुषों की तुलना में उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में शिशु लिंग अनुपात 2001 में 927 से 914 की गिरावट भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा कराती है। 15 वर्ष से कम लगभग 3,000 लड़कियां 3 लाख लड़कियां न केवल शादीशुदा लड़कियां 15 वर्ष से कम लगभग 3 लाख लड़कियां न केवल शादीशुदा है, बल्कि कम से कम एक बच्चे की मां भी है। 15 से 49 आयु समूहों में शादीशुदा महिलाओं में 50% से ज्यादा रक्तस्राव और रक्तशीकरणता से ग्रसित है। यह बीमारी लौह न्यूनता के कारण होती है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात भारत में स्त्रियों की अस्वस्थता और मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा और एक बुनियादी मानवाधिकार है। सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकेंद्रित हो। रोगों से दीर्घकालीन संघर्ष में सफलता शिक्षा और कार्यकुशल स्वास्थ्य आधारित संरचना पर निर्भर कराती है। इसलिए स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशल व्यवस्थाएं प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया से दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की भूमिका की अवहेलना नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर कराती है। अंततः हमारा उद्देश्य लोगों को एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर ले जाना है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में शहर और गांव के बीच स्पष्ट विभाजन है। यदि हम इस बढ़ते विभाजन की अवहेलना करते रहेंगे तो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में अस्थिरता की आशंका रहेगी। सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए हमारी बुनियादी आधारिक संरचना में सक्षमता और सुलभता की आवश्यकताओं का एकीकरण करना जरूरी है। निष्कर्ष। एक देश के विकास में सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की आधारिक संरचना का होना अनिवार्य है। उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए ये सभी एक सहयोगी प्रणाली के रूप में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कराती है। अपनी स्वतंत्रता के पिछले 6 दशकों में भारत ने आधारिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन उनका वितरण असमान है। ग्रामीण भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी अच्छी सड़कें का वितरण असमान है। ग्रामीण भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी अच्छी सड़कें, दूरसंचार सुविधाएं, बिजली, स्कूलों और अस्पतालों का अभाव है। जैसे जैसे भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, गुणवत्तापूर्ण आधारिक संरचना की मांग भी बढ़ेगी। पर्यावरण पर उनके असर को भी यहाँ ध्यान में रखना होगा। विभिन्न प्रकार की रियायत और प्रोत्साहनों को प्रदान करने वाली सुधार नीतियों का लक्ष्य आमतौर पर निजी क्षेत्र का और विशेष तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। ऊर्जा और स्वास्थ्य की 2 आधारिक संरचनाओं का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधारिक संरचनाओं पर सभी की समान रूप से पहुंच की संभावना हो सकती है। पुनरावर्तन। संरचनात्मक सुविधाएं भौतिक सुविधाएं व सार्वजनिक सेवाओं का एक नेटवर्क है। इनके साथ सहयोग करने के लिए सामाजिक आधारिक संरचना का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास में यह एक महत्वपूर्ण आधार है। उच्च आर्थिक समृद्धि दर बनाए रखने के लिए समय समय पर आर्थिक संरचना का स्तर ऊंचा करना आवश्यक है।
हाल ही में बेहतर आधारिक संरचना ने विदेशी निवेश और पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित किया है। ग्रामीण आधारिक संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। आधारिक संरचना के विकास के लिए विशाल धन इकट्ठा करने के लिए सार्वजनिक और निजी सहभागिता की आवश्यकता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत में बिजली की उपभोक्ता मांग और उसकी पूर्ति में बहुत अंतर है। बिजली की कमी की पूर्ति में ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत विद्युत क्षेत्र के उत्पादन, संचारण और वितरण स्तरों में अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य मनुष्यों के शारीरिक और मानसिक सुख का एक मापदंड है। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की भौतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण विस्तार और स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है। अधिकांश जनसंख्या के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। ग्रामीण, शहरी इलाकों और अमीर व गरीब के बीच, धनी व निर्धन के बीच स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उपभोग में बड़ा अंतर है। देश में भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण देश में स्त्रियों का स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय बन गया है। निजी क्षेत्र की विनियमित स्वास्थ्य सेवाओं से स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में गैर-सरकारी संगठन और सामुदायिक सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। जन स्वास्थ्य की सहायता के लिए चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणालियों पर अनुसंधान करना और उनके परिणामों का उपयोग करना होगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन के बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।